हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। सुप्रीम कोर्ट में इस साल जहां कई अहम मुद्दों पर सुनवाई हुई और कई बड़े फैसले लिए गए, वहीं इतिहास में दूसरी बार कोर्ट को 3 चीफ जस्टिस मिले। इस साल कॉलेजियम प्रणाली पर सरकार के साथ टकराव के बीच उच्चतम न्यायालय इस साल तक कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाएगा, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के, एसआईटी के फैसले को बरकरार रखना, विवादास्पद मनी लॉन्ड्रिंग तथा प्रवेश एवं सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए 10% आरक्षण को सही ठहराने जैसे कई अहम फैसले सुनाए जाएंगे। कॉलेजियम प्रणाली से लेकर जमानती एवं छोटी मोटी जनहित याचिकाओं और दीर्घकालीन अदालती अवकाश तक विभिन्न मुद्दों पर कानून मंत्री किरण रिजिजू की अगुवाई केंद्र की ओर से न्यायपालिका पर प्रहार के बाद शीर्ष अदालत ने पलटवार किया। उच्चतम न्यायालय ने शीर्ष अदालत के लिए न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी देने को लेकर केंद्र सरकार को खरी खोटी सुनाई और उसने यह भी कहा कि व्यक्तिगत आज़ादी के उल्लंघन के मामले में यदि कोर्ट कार्रवाई नहीं करे तो फिर उसका अस्तित्व ही किस लिए है। शीर्ष अदालत में 72 साल के इतिहास में 2002 के बाद दूसरी बार साल में 3 प्रधान न्यायाधीश बने। अप्रैल 2021 में 48वें प्रधान न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति यू ललित प्रधान न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति ललित की सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर को देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश का पदभार संभाला। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ भी 44 साल पहले उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रहे थे। तीनों प्रधान न्यायाधीशों न्यायमूर्ति रमन, न्यायमूर्ति यू ललित और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश पद के वास्ते 2022 में 8 नामों की सिफारिश की। उनमें से 3 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन गए, जबकि 5 नामों को केंद्र से अब तक मंजूरी नहीं मिली है। अपने कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए शीर्ष अदालत ने संविधान पीठों की कार्रवाई के सीधे प्रसारण, मामलों को सूचीबद्ध करने की नई प्रणाली बनाने, आरटीआई पोर्टल और मोबाइल ऐप का उन्नत संस्करण शुरू करने, नए साल से मामलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एडवोकेट अपीयरेंस पोर्टल चालू करने जैसे अहम कदम उठाए हैं। वहीं इस साल के दौरान कई संविधान पीठें गठित की गई, जिन्होंने शक्तियों के बंटवारे पर, दिल्ली और केंद्र के बीच विवाद, नोटबंदी, जल्लीकट्टू, महाराष्ट्र राजनीतिक संकट जैसे मामलों तथा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। उच्चतम न्यायालय में प्रधानमंत्री से जुड़े मामले भी सुर्खियों में रहे। उच्चतम न्यायालय ने 2002 में गोधरा के बाद गुजरात में फैले दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और 63 को एसआईटी द्वारा दी गई क्लीन चिट को सही ठहराया। शीर्ष अदालत ने इस साल के प्रारंभ में मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच कराने के लिए उच्चतम न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अगुवाई में एक समिति गठित की। इस सुरक्षा चूक को लेकर केंद्र और पंजाब की कांग्रेस शासित तत्कालीन राज्य सरकार के बीच बड़ा राजनीतिक विवाद भी हुआ था। वहीं अपने एक अहम फैसले में 5 न्यायाधीशों की एक पीठ ने 2 के मुकाबले 3 के बहुमत से प्रवेश और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के लिए 2019 में शुरू किए गए 10% आरक्षण को सही ठहराया। इस आरक्षण में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के गरीब शामिल नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए इस फैसले को सही ठहराया कि यह संविधान की मूल धारणाओं का उल्लंघन नहीं करता है। उच्चतम न्यायालय ने एक अन्य अहम फैसला तब सुनाया जब उसने धन शोधन कानून के तहत धन शोधन वाली संपत्ति को कुर्क करने, तलाशी लेने और जब्त करने तथा आरोपी संदिग्ध को गिरफ्तार करने के प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारों पर मुहर लगाई। वहीं पेगासस के कथित अनाधिकृत उपयोग को लेकर विवाद भी शीर्ष अदालत पहुंचा। उसने कहा कि उसकी समिति ने जिन 29 मोबाइलों का परीक्षण किया, उनमें से 5 में उसे मेलवेयर मिले।
लेकिन समिति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई कि क्या ऐसा इजरायली स्पाईवेयर के कारण था। वर्ष 2012 में शीर्ष अदालत ने औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून पर तब तक के लिए स्थगन लगा दिया जब तक कि एक उपयुक्त सरकारी मंच इसका पुनर्निरीक्षण नहीं कर लेता। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को तब तक इस कानून के तहत कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया। नागरिकों की व्यक्तिगत आजादी को बनाए रखने पर बल देते हुए उच्चतम न्यायालय ने जी.एन. साईं बाबा, पी. वरवर राव, गौतम नवलखा और आनंद तेल तुमंडे समेत सामाजिक कार्यकर्ताओं के मामलों को भी निपटाया। शीर्ष अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी.एन. साईं बाबा को माओवादी संबंध मामले में बरी करने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी, लेकिन भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी 82 वर्षीय कवि एवं सामाजिक कार्यकर्ता राव को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दे दी। माओवादियों के साथ संबंध मामले में बंबई उच्च न्यायालय से तेल तुंबंडे को मिली जमानत को एनआईए द्वारा दी गई चुनौती को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। उसने ऐसे ही एक मामले में नवलखा को उनके बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण घर से नजरबंद करने की अनुमति दी। वहीं बिल्किस बानो से सामूहिक बलात्कार और उसके परिवारों के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में 11 अभियुक्तों को मिली माफी का विवाद भी उच्चतम न्यायालय पहुंचा और उसने अभियुक्तों को मिली माफी रिहाई के मुद्दे का परीक्षण करने का फैसला किया। इसके अलावा कर्नाटक हिजाब विवाद पर शीर्ष अदालत का विभक्त फैसला आया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब पर पाबंदी को सही ठहराया था, जिसे उच्चतम न्यायालय ने चुनौती दी थी। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध दायर अपील खारिज कर दी, जबकि दूसरे न्यायालय ने कहा कि कोई पाबंदी नहीं होगी। अब प्रधान न्यायाधीश को इस विवाद पर फैसला करने के लिए बड़ी पीठ का गठन करना होगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।